Hello friends, once again this is Muhammad Abid before you, and the poem that we are going to discuss written by the famous American poet Robert Frost. मैं समराइज कर पोइम बताने वाला हूँ। इसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से हमारी डेली लाइफ में डिफ़िकल्टीज आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, हम इनकाउंटर करते हैं वेरियस इश्यूज़ को। हाँ, बहुत सारे मुद्दों को हम एनकाउंटर करते हैं, हम उनका सामना करते हैं। बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। हाँ, हमारे सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, और उन डिफ़िकल्टीज़ में पढ़कर हमारा जो प्रेजेंट है वो किस तरीके से हम उसको डिजेक्ट कर देते हैं। हाउ वी गो अहेड, लाइक जस्ट लूज द मोमेंट। हमारे पास जो मोमेंट है, द मोमेंट वी हैव गिफ्टेड, we should actually be going ahead and challenging it what we do it, and हम परेशानी में चले जाते हैं और उनके बारे में सोचते रहते हैं, and the end of the day we end up getting nothing back at all. तो बच्चों बात समझ आई? तो देखिएगा, हमारी कविता का नाम क्या है? डस्ट ऑफ सिनो। तो देखिएगा, तो इस तरीके से हम लिखेंगे पोइम। हमारी कविता का नाम है डस्ट ऑफ सिनो। तो बच्चों मेरे साथ बोलो, डस्ट ऑफ सिनो। और इसके जो पोइट हैं, पोइट का मतलब क्या होता है? कवि। और इसके कवि कौन है? रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो मेरे साथ बोलिएगा, डस्ट ऑफ सिनो, रॉबर्ट फ्रोस्ट। डस्ट ऑफ सिनो का मीनिंग जान लेते हैं। डस्ट का मीनिंग यहाँ पे बच्चों धूल नहीं है, यहाँ पे इसका मीनिंग है कण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पार्टिकल्स। हाँ, ऑफ का मीनिंग होता है के का, कि सिनो, सिनो होती है बर्फ़, तो बर्फ़ के कण। तो इसका मीनिंग पता चल गया। इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है पार्टिकल्स ऑफ सिनो। क्या होता है बच्चों? पार्टिकल्स ऑफ सिनो। तो इसके जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं। हाँ, कौन है बेटा? रॉबर्ट फ्रोस्ट। इसके बारे में और जान लेते हैं। ये एक अमेरिकन पोइट हैं। 1874 में इसका जन्म हुआ, 1963 में इसकी मृत्यु हो गई। तो अब हम अपना जो इस पोइम का जो पहला स्टेंजा है, हाँ, उसको कवर करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो देखिएगा, स्टेंजा नंबर फर्स्ट, यानी कि जो हमारे एग्ज़ाम में किसी भी पोइम का, हाँ, स्टेंजा आता है, यानी कि 2 स्टेंजा आता है जिसमें से हमें एक कवर करना होता है, एक अटेम्प्ट करना होता है। तो इस तरीके से हमारा स्टेंजा आएगा। उसमें कुछ नीचे क्वेश्चंस दिए होते हैं, उनका जवाब हमें अपनी भाषा में देना होता है। तो देखिएगा गाइस, स्टेंजा नंबर फर्स्ट, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. The way, वे का मतलब होता है जिस तरीके से। क्या होता है बच्चों? जिस तरीके से। हाँ, इंग्लिश में क्या कहेंगे? वे, मेथड। हाँ, आक्रो सभी समझते हैं, एक बर्ड होता है, एक पक्षी होता है। शुक, शैक की सेकंड फॉर्म होती है शुक, मैंने हिलाया। डाउन होता है नीचे। ऑन मी, मुझ पर। डस्ट, अभी बताया थोड़ी देर पहले कि डस्ट का मीनिंग क्या होता है? पार्टिकल्स होता है, कण होता है। ऑफ मैंने के कहा कि स्नो होती है बर्फ। फ्रॉम होता है से, ए होता है एक। हेमलॉक ट्री, हाँ, हेमलॉक ट्री होता है कि धतूरे का पेड़। तो हेमलॉक एक ऐसा वर्ड है बेटा, ये एग्जाम में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि हेमलॉक ट्री क्या होता है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है, एक पॉइजनस प्लांट होता है। हाँ, तो अगर इसके बारे में पूछा जाए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो हेमलॉक ट्री है कैसा होता है ये? इट इज़ ए पॉइजन। यहाँ पे आप इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, पॉइजन, POISON, पॉइजन होता है जहर। अगर इसमें हम OUS जोड़ देते हैं तो ये हो गया पॉइजनस। तो इट इज़ अ पॉइजनस प्लांट या ट्री, ओके, विद वाइट फ्लावर्स। समझ ये बात बच्चों? ये एक जहरीला पौधा होता है, ओके, जिसमें क्या होते हैं? सफ़ेद फूल होते हैं। तो इट इज़ अ पॉइजनस प्लांट विद वाइट फ्लावर्स। तो पॉइजनस की स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा गाइस, POISON। ये तो हो गया पॉइजन यानी कि जहर, और OUS अब अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो ये हो गया पॉइजनस यानी कि जहरीला। तो बात समझिए बच्चों। तो आगे ध्यान दीजिएगा। तो आप इसकी ट्रांसलेशन करेंगे कि जिस
तरीके से एक कौवे ने, हाँ, एक धतूरे के पेड़ से, हाँ, हैं, बर्फ के कण मुझ पर नीचे गिराए। तो बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से एक कौवा है, हैं, और वो धतूरे के पेड़ में है, और धतूरे के पेड़ के नीचे पोइट है, समझिए बात। और वहाँ जब पोइट खड़ा हुआ है तो यहाँ जो इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है गाइस कि वो उदासी में है, हैं, वो परेशानी में है, किसी डिफ़िकल्टीज को लेकर है, किसी प्रॉब्लम को लेकर है, समझिए बात। तो उसका जो दिन है, यानी कि जो उसका प्रेजेंट दिन है वो किस तरीके से है, निराशा में गुजर जाता है। तो अब यहाँ पे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से एक कौवे ने एक हेमलॉक ट्री से, हाँ, हैं, कि बर्फ़ के कण मुझ पर नीचे गिराए। तो बच्चों इसके जस्ट नीचे आपको ट्रांसलेशन लिखना है। और कैसे लिखना है? ट्रांसलेशन वर्ड लिखेंगे, ट्रांसलेशन, और फिर लिखेंगे कि किस तरीके से एक कौवे ने एक धतूरे के पेड़ से, हाँ, बर्फ़ के कण मुझ पर नीचे गिराए। और इसके नीचे अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं, अब उनको जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या होता है? ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि नेम द पोइम एंड द पोइट, कि आपको जो ये आपसे आपके सामने जो स्टेंजा आया है कि ये कौन सी पोइम में से आया है और इसके पोइट कौन है। तो नेम द पोइम, नेम का मतलब नाम बताना, पोइम क्या होता है? कविता, और पोइट क्या होता है? कवि। कि कविता का नाम बताइए और कवि का नाम बताइए। तो सिंपल सी बात है, आंसर लिखेंगे। ओके, तो पोइम है लिखेंगे और कोलन चिन्ह देंगे, डस्ट ऑफ सिनो। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, द नेम ऑफ द पोइम इज डस्ट ऑफ सिनो। और पोइट का नाम पोइट लिखेंगे और कोलन चिन्ह दे देंगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और ऐसे भी लिख सकते हैं हम, द नेम ऑफ द पोइट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो बच्चों जब हम इसको आंसर में लिखेंगे, क्योंकि पोइम का नाम है, तो इसको हम यहाँ पे बेटा जितने भी हमारे वर्ड्स होते हैं सभी वर्ड्सों के प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे डी बड़ा है, ओ बड़ा रहेगा, एस बड़ा रहेगा, और यहाँ पे ये नाम है, आर इसका बड़ा है, एफ यहाँ पे इसका बड़ा है। तो बात समझ आई बच्चों। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हु शुक द हेमलॉक ट्री। हु का मतलब होता है कौन या किसने, शुक है हिलाया, द हेमलॉक ट्री है धतूरे का पेड़, के धतूरे के पेड़ को किसने हिलाया। तो बच्चों यहाँ पे हु को हम हटा देंगे और किसने हिलाया? द क्रो, कोवे ने। बाकी का सारा ऐसे लिख देंगे और बाद में फुल स्टॉप लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन मार गया। अब हमने इसका जवाब दिया तो यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। द क्रो शुक द हेमलॉक ट्री, के कोवे ने धतूरे के पेड़ को हिलाया। तो बात समझ आई बच्चों। आगे ध्यान दीजिए, वट वॉज देयर ऑन द ट्री एट दैट टाइम। हाँ, उस समय में, एट दैट टाइम का मतलब क्या था? उस समय में पेड़ पर क्या था? तो यहाँ पे गैस करिए गाइस, क्या था? वहाँ स्नो थी। क्या था? स्नो थी। देर, हाँ, तो अगर हम यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ स्नो कहेंगे तो वर लगाएंगे, अगर हम खाली स्नो कहेंगे तो वोज लगाएंगे। तो देर है वोज स्नो ऑन द ट्री एट दैट टाइम, तब तो ऐसे आएगा। अगर हम पार्टिकल जोड़ते हैं, बर्फ़ के कण थे, तब हमें से वर लगाना पड़ेगा। देयर वर पार्टिकल्स ऑफ स्नो ऑन द ट्री एट दैट टाइम। हाँ, उस समय में पेड़ पर बर्फ के कण थे। आगे ध्यान दीजिए, वेयर वॉज द पोइट एट दैट टाइम, कि उस समय में कवि कहाँ था। बहुत ही जीनियस, हाँ, बहुत ही इंटेलिजेंसी वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपके समझ आ रहा है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कि वेयर वॉज द पोइट एट दैट टाइम, कि उस समय में कवि कहाँ था। हाँ, जगह का नाम पूछा है कि कहाँ पर था वो। पेड़ के नीचे था, सिंपल सी बात है। द पोइट वॉज अंडर द हेमलॉक ट्री एट दैट टाइम, के उस समय में कवि पेड़ के नीचे था। कहाँ था गाइस? पेड़ के नीचे। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द क्रो डू, हाँ, टू द हेमलॉक ट्री, कि कौवे ने धतूरे के पेड़ का क्या किया। हाँ, क्या किया उसके साथ? उसने उसको हिलाया था। और उसने क्या किया था? द क्रो शुक द हेमलॉक ट्री, हाँ, कि कौवे ने हेमलॉक ट्री को हिलाया था। हाँ, क्या किया था? हिलाया। जो हमारे इसमें से समझ आया, जितना हमारे इसमें से समझ आया है, इसमें से कहीं से नकल नहीं करना है,
जो हमारे समझ आया है उसमें से थोड़ा सा एक तरह से इसमें से उस बात को लेकर उसे हमें अपने माइंड में रखना है और फिर हमें अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में जवाब देना है। समझ ये बात? हाँ, यानी कि टेंसेस का यूज करके, हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करके, मोडाल्स का यूज कर कर। तो आगे ध्यान दीजिए। तो द क्रो शुक द हेमलॉक ट्री। अब यहाँ पे देखिएगा, राइट द राइमिंग वर्ड्स। तो बच्चों इसमें मैं डिस्कस करूँगा थोड़ा सा, तो देखिएगा। एक तो होता है राइमिंग वर्ड्स, ओके, तुकबंदी शब्द। एक होता है बेटा राइमिंग स्कीम, तुकबंदी योजना। तो इसमें पूछा है राइमिंग वर्ड्स, समझिए बात। तो इनके बारे में हम जान लेते हैं कि राइमिंग वर्ड्स और राइमिंग स्कीम। अगर राइमिंग वर्ड्स आता है तब हम इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे सॉल्यूशन करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारी कविता का जो स्टेंजा है उसमें हमारी 4 लाइन है और हर एक लाइन का आखिरी का वर्ड देखेंगे। आखिरी का वर्ड मान लीजिए ये है और आखिरी का वर्ड जब हम देखेंगे तो हर एक लाइन का जो मिलान करेंगे, जो मैच करेंगे, हम बोल कर करेंगे। अगर उसकी आवाज़ उस शब्द से मैच खाती है तो वो राइमिंग, उसके साथ राइमिंग वर्ड्स हो जाएगा। हाँ, क्योंकि तुक लग गई। समझिए बात। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारी जो कविता है, जो स्टेंजा है, इसमें आ रहा है आखिरी का वर्ड पहली लाइन में क्रो, और इसमें आ रहा है मी दूसरी लाइन में, इसमें आ रहा है सिनो तीसरी लाइन में, और चौथी लाइन में आ रहा है ट्री। बात समझ आई? तो यहाँ पे देखिएगा, अब जब इनको हम बोलेंगे, इनका उच्चारण करेंगे, तो अगर जैसे इस शब्द की दूसरे शब्द से अगर इसका उच्चारण मैच खाता है तो इस शब्द की उसके साथ तुक लग गई। या फिर हम ऐसे याद रख सकते हैं कि इसका आखिरी का लेटर देख सकते हैं हम, जैसे क्रो। अब यहाँ बोल कर देखेंगे क्रो मी, तो यहाँ पे इसकी इसकी हैं एक तरह से तुक नहीं लग रही है। तो क्रो स्नो, क्रो स्नो, तो यहाँ तुक लग रही है। तो इसका डब्ल्यू है, इसका डब्ल्यू है, तो इसकी इसकी तुक लग गई। तो ये राइमिंग वर्ड हो गए। बात समझ आई? उसके बाद इनकी तो लग गई। अब ट्री, इसकी नहीं लग रही, इसको छोड़ो। उसके बाद ये देखेंगे मी ट्री, मी ट्री, तो इनकी 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 क्या हो गई है, एक तरह से तुकबंदी हो गई। हाँ, तो ये इसके साथ तुक लग गए, मी ट्री। या फिर हम ये भी देख सकते हैं, इसके साथ इसके लास्ट में ई है, इसके लास्ट में भी ई है, तो इनकी तुक लग गई। अगर हम बात करें राइमिंग स्कीम की, तो यहाँ पे हम मान कर चलते हैं। जैसे हमने पहले अक्षर को, पहले शब्द को माना ए, अब जो इससे मैच खाएगा वो भी ए ही रहेगा। तो इससे मैच कौन सा खा रहा है? तो ये तो खा ही नहीं रहा। अगर ये नहीं खा रहा तो बी रहेगा। समझिए बात। तो जो इसे खाएगा वो ए रहेगा, जो नहीं खाएगा वो बी रहेगा। समझिए बात। तो ये होता है राइमिंग स्कीम। तो बच्चों बात समझ आई? आगे तो इसमें क्वेश्चन आता है राइट द राइमिंग वर्ड्स, कि राइट द राइमिंग वर्ड्स के राइम, तुकबंदी शब्द ढूंढे। तो मैं भी बताया है कि जैसे हमारा स्टेंजा है ये क्रो स्नो मी ट्री, तो ये तुकबंदी शब्द हो गए। तो यहाँ पे आंसर लिखा हमने क्रो स्नो मी ट्री। आगे ध्यान दीजिए, राइट द सेम वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा, कि आपको स्टेंजा में से सेम वर्ड ढूंढना है। पार्टिकल्स ऑफ सिनो, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ सिनो, इसका जो सेम मीनिंग है वो क्या है? तो क्या है बच्चों? डस्ट ऑफ सिनो। क्या है? डस्ट ऑफ सिनो। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये स्टेंजा कवर होगा और इसका जो दूसरा स्टेंजा है उसको हम कल पढ़ेंगे। यहाँ तक आप अपने फेयर कॉपी में अच्छे से लिखेंगे और इसकी ट्रांसलेशन लिखेंगे बिल्कुल स्टेंजा के नीचे उसके बाद आपको इसके क्वेश्चंस लिखने हैं, वोकेबलरीज हैं ये हमारी क्या है, ये वोकेबलरीज हैं, ये भी आपको लिखनी है। इंग्लिश टू इंग्लिश है, मीनिंग्स भी हैं इसमें यानी कि हिंदी के मीनिंग्स भी हैं। तो बात समझ आई? थैंक यू।